हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी। हम देखते हैं कि यूनियन जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यूनियन में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। फिर स्टेट जुडिशरी की बात करें तो वहां पे हाई कोर्ट्स भी होते हैं और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है वो है 124 से लेकर 147 तक। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो है 214 से लेकर 231 तक, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो है उसके आर्टिकल्स है आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया, दैट इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, ओथ, term of office, qualification, condition of office, functions, restrictions and history। तो हम देखेंगे, हम यहाँ तक जो हमारा थर्ड पेज है उसके अंदर हम यहाँ तक हिस्ट्री तक कवर करेंगे इसके अंदर, और हम कंपेयर करके लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और अदर होते हैं 30 जजेस। तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसके अंदर 7 जजेस अदर जजेस को मेंशन किया गया था, पर धीरे धीरे ये जो नंबर ऑफ जजेस है बढ़ते गए थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ। हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनको वो अपॉइंट करते हैं एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर हिज हैंड एंड सी। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर हिज हैंड एंड सी। अगर चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई। और अगर हम बात करें अदर जजेस की तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हिमसेल्फ कंसल्ट करते हैं विद कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इनके बारे में जो अपॉइंटमेंट के बारे में हम और पढ़ेंगे थ्रू लास्ट क्वेश्चन, और हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा कि किस किस तरह क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इन द अपॉइंटमेंट्स। अगर हम बात करें साथ में कंपेयर करें हाई कोर्ट के साथ, तो हम देखते हैं यहाँ पे भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यहाँ पे एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और अदर जजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ जजेस नहीं होते। वहां पे 30 थे, 1+30, यहाँ पे 1+10 है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट अंडर हिज हैंड एंड सी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वगैरह जितनी भी सारी चीजें होंगी, मैक्सिमम जो चीजें होंगी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके लिए प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे गवर्नर का रोल जो होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए होगा। यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट्स और सारे जो फीचर्स वगैरह है मोस्टली प्रेसिडेंट करेंगे या पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ पे ये सीजीआई की को कंसल्ट करते हैं और गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है। तो जहां पे भी हम देख रहे हैं कि कंसल्टेशन विद द सीजीआई है, तो यहाँ पे जो कंसल्टेशन होगी, जो भी एडवाइस करेगी सीजीआई, वो यहाँ पे कंपलसरी प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। अगर अदर जजेस की अगर हम बात करें हाई कोर्ट के, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कंसल्ट करते हैं सीजीआई से, गवर्नर से, और जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के उनसे भी। अगर कॉमन हाई कोर्ट बनता है किसी भी 2 स्टेट्स या एक स्टेट यूनियन टेरिटरी के बीच के अंदर, तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सीजीआई से, गवर्नर से, जो भी उन कंसर्न स्टेट के गवर्नर हैं, और जो चीफ जस्टिस होंगे उन कोर्ट के उनसे भी। अगर ओथ की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो ओथ ऑफ जजेस है कि जो जजेस है वो मेंशन की गई है 3rd शेड्यूल के अंदर। ऐसा ही सेम जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी जो ओथ है वो भी मेंशन की गई है, और दोनों की ओथ सेम होती है। पर जो ओथ ली जाती है जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस को, तो जो ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट या उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड मेंबर। ये आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के अंदर मेंशन की गई है
ओथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओथ की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये थर्ड शेड्यूल के अंदर जो मेंशन की गई है, इसमें जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर हम कह सकते हैं जो सीजीआई भी होंगे, तो वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को। हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कर, तो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए हमने पहले देखा था कि वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ को, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे हाई कोर्ट है, ये क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज को। फेथफुल और एलिजेंस रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेथफुली परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो ओथ दिलाई जाएगी इनको गवर्नर या उनके द्वारा कोई पर्सन अपॉइंटेड के द्वारा दिलाई जाएगी। ओथ यहाँ पे सेम है। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो 65 की एज तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, पर जो पीरियड है वो मेंशन नहीं किया गया कि कितने साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल। इनमें एज, इनके अंदर बैरियर बनाया गया है, और जो ये एज होती है सुप्रीम कोर्ट की, इसको डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट बाय अ लॉ। पार्लियामेंट इसको आगे कम या ज्यादा कर सकती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू परफॉर्म द फंक्शंस व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट, वेकेंट, अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, कोई भी अगर जज है उनको, कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करें इन द केस ऑफ एब्सेंट, वो एब्सेंट है, वैकेंसी हो गई है उनके वहां पे, या फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी कारणवश। थर्ड है इसके अंदर रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को देना है तो प्रेसिडेंट को देते हैं इन राइटिंग। अगर हम रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूवल भी बहुत टफ होता है, और हम कह सकते हैं कि सेकंड टफेस्ट रिमूवल होता है आफ्टर प्रेसिडेंट। तो रिमूवल की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस। जो हम रिमूवल प्रोसीजर के अंदर पहला जो इनिशिएशन देखेंगे उसको हम यहाँ पे एड्रेस बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर वो भी इसी का पार्ट है, एंड रिमूवल ग्राउंड। तो हम देख रहे हैं कि जो एड्रेस है, इन्वेस्टिगेशन है और रिमूवल ग्राउंड है, उसको पार्लियामेंट बाय अ लॉ रेगुलेट कर सकती है। ये हमारे आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में दिया गया है। अगर रिमूवल की अगर हम बात करते हैं तो ये आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इनिशिएट की जा सकती है प्रोसेस, पर जो रेजोल्यूशन मूव करने से पहले इसके अंदर 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि साइन नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स है तो 50 मेंबर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, और अगर हाउस ऑफ पीपल है, मतलब हमारा लोकसभा है, तो 100 जो मेंबर्स होंगे वो साइन करके देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो थर्ड पॉइंट है कि वो हमारी एक कमेटी बनाएंगे 3 मेंबर्स की, जिसके अंदर अगर रिमूवल ऑफ सीजीआई होगा तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे मेंबर, और अगर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा तो सीजीआई मेंबर होंगे। दूसरा है कि कोई भी चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट के मेंबर होंगे। थर्ड है इसके अंदर कि कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ही। फोर्थ और फाइनल है इसके अंदर कि इफ कमिटी फाइंड्स गिल्टी ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी देन रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड। अगर कमिटी को लगता है कि इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या फिर कोई इनकैपेसिटी है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटीज, तो रेजोल्यूशन आगे बढ़ेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें अभी तक के प्रेसिडेंट से, तो हमने देखा था उसके अंदर जो हाउस था वो इन्वेस्टिगेशन करता था, और वो भी सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेशन करता था। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ना हाउस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे अलग ही कमिटी बन रही है जिसके अंदर 3 मेंबर्स है, और 2 तो हम देख रहे हैं कोर्ट से है और एक जूरिस्ट है जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और ये फाइंड करते हैं कि जो हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या फिर सीजीआई है वो गिल्टी है भी या नहीं है। ग्राउंड है यहाँ पे प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये तो सारे जो थे हमने ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड है प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर फर्स्ट हाउस की बात करें तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसके बाद पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमने देखा था प्रेसिडेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हो रहा था वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप था। यहाँ पर टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है।
सेकंड हाउस, अगर फर्स्ट हाउस से पास हो जाता है सेकंड हाउस में जाता है तो सेम होगा उसके अंदर भी कि रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेसिडेंट फिर फाइनल इसके अंदर जो रिमूवल होगा उसके अंदर जो रिमूवल रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को सेम सेशन के अंदर। और अगर प्रेसिडेंट अगर ऐसे दे देते हैं तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर कंपेयर करें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट के अंदर तो ये यहाँ पे होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 62 ईयर्स, वहां पे 65 का यहाँ पे 3 साल कम हो जाता है। यहाँ पे एज ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ इसके अंदर एक ट्विस्ट है कि जो एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट होती है ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर काफी डिफरेंस है, वहां पे पार्लियामेंट डिसाइड कर रही थी एज और यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं विद इन कंसल्टेशन विद सीजेआई। अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी जज ऑफ हाई कोर्ट को टू द परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस हैं कि एब्सेंट हो सकते हैं, वेकेंट हो सकते हैं, अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज व्हेन अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट। ये रेजिग्नेशन जो देते हैं ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। रिमूवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस सेम है, उसके अंदर पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट द प्रेजेंटेशन, उसके अंदर भी सेम होता है इसके अंदर, और रिमूवल भी सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर हम एक इसके अंदर कंपैरिजन देखें तो इन रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल द पावर्स आर वील्डेड बाय प्रेसिडेंट। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पावर्स है वो वील्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट, पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर्स वील्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट, बट जो ओथ होती है वो दिलाते हैं गवर्नर। फिर क्वालिफिकेशंस पे हम आ जाते हैं, तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और उसके साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ 3 कंडीशन है उसमें आपको एक फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो आप जज ऑफ हाई कोर्ट हो 5 साल से, या फिर आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर से, और तीसरा है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, आपको नॉलेज हो उसके बारे में, लॉज के बारे में अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे हाई कोर्ट से तो हम देखते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो जरूरी है ही, उसके बाद हम देखते हैं कि 3 कंडीशंस है, 3 नहीं है इसमें 2 ही है एक्चुअली। 2 कंडीशंस है कि पहला तो होना चाहिए कि हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कि जुडिशियल ऑफिस आपने होल्ड कर रखा हो कम से कम 10 साल के लिए, या फिर आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल से। तो हम देखते हैं कि एडवोकेट वाला पॉइंट तो सेम है, और वहां पे जज था हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे है जुडिशियल ऑफिस और ये 10 साल के लिए ही है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कंडीशन ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें दोनों के अंदर, तो यहाँ पे दोनों के अंदर ही पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय लॉ, और अगर जब तक डिसाइड नहीं करती तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो मेंशन कर रखा है। चार्ज होगा इसके अंदर जो सैलरीज वगैरह होंगी सीएफआई पे, और पेंशन होगी भी सीएफआई से। पर हम हाई कोर्ट के अंदर देखते हैं कि जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स पे, और जब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन जो होती है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इनकी जो सैलरीज है और इनके एम्यूनिमेंट्स हैं उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इट्स टर्म, सेम होता है हाई कोर्ट के लिए भी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस के ऊपर आते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट की। काफी इंपॉर्टेंट है चीजें इनकी फंक्शंस, क्या क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखेंगे कि जिस तरह लॉज बना सकते हैं हमारे बाय लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बन सकता है, एग्जीक्यूटिव के थ्रू लॉ बन सकता है, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम टोटल फंक्शंस के अंदर टोटल 11 पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, that is judgment and proceedings are recorded for perpetual memory and testimony, and power to punish for its contempt also for high court, subordinate courts and tribunals। तो हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे जिनकी जितने भी इनके जो जजमेंट्स हैं या प्रोसीडिंग्स हैं वो मेमोरी के लिए या फिर आगे वाले आने वाले केसेस के लिए, रेफरेंसेस के लिए वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इनके पास पावर होती है कि ये पनिश कर सकते हैं फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोई भी अगर इनके जो कोई भी इनका कोई कह सकते हैं आप कोई जजमेंट है या फिर इनकी कोई डायरेक्शंस अगर उनको फॉलो नहीं करता या इनकी जो डायरेक्शंस को
अनविल आप कह सकते हैं कि मानता नहीं है, तो उस केस में ये पनिश कर सकते हैं। और ये अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंड है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट पास कर सकते हैं डिक्री और या फिर कोई ऑर्डर दे सकते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए, या फिर कोई उनके पास कोई भी केस के अंदर जो उनके पास पेंडिंग हो, और उसके अंदर ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होगी कि वो एनफोर्स करें द डिक्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं लॉ बनाना जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, वो भी पावर इनके पास आ जाती है कि कोई भी अगर ये ऑर्डर या डिक्री पास करेंगे तो वो एज अ लॉ की तरह ही काम करता है। थर्ड है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लॉ का अनुवाद भी करता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। फोर्थ है इसके अंदर इट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो कोई भी लॉज लेके आए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, तो वो उनको चेक कर सकता है कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है भी या नहीं, और अगर उसको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उनको वॉइड भी किया जा सकता है। पांचवा है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर्स एंड जजमेंट। तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने खुद की ऑर्डर्स और जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादातर रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके बाद जो अपने जो खुद के जजमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं ये। तो फोर्थ और फिफ्थ में हम देखते हैं कि लॉ का अवलोकन भी कर रहे हैं, जो लॉज हैं उनके बारे में भी देख रहे हैं कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है। सिक्स्थ है इसमें अ केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स व्हेन देन हम देखते हैं कि अगर कोई भी केस है जो पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद भी डिस्पोज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ और रिटर्न कर दें केस हाई कोर्ट को, या ट्रांसफर कर सकते हैं केस को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सेवेंथ पॉइंट भी इसी के बारे में बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट टू मीट द जस्टिस कैन ट्रांसफर एनी केस और अपील पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ऐसा हम देख भी चुके हैं कि काफी सारे केसेस थे जिसके अंदर रेप केस था, या फिर कोई हम देखते हैं कि जिसके अंदर ऐसा होता है कि जो स्टेट के अंदर काफी प्रेशर बनाया जाता है, जो भी आप कह सकते हैं जो गवाह होते हैं उनके ऊपर, तो उस केस के अंदर जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो ट्रांसफर कर देती है केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। एट्थ है इसके अंदर कि प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अप्रूवल ले लेती है प्रेसिडेंट का और रूल्स और प्रैक्टिस बना सकती है, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बना सकती है अपने कोर्ट के लिए। नाइन्थ है ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं जितनी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे जुडिशियल हो, वो एक्ट करती हैं इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टेंथ है इसके अंदर ऑल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। हम देखते हैं कि जितने भी जो जजमेंट्स आएंगे सुप्रीम कोर्ट के वो ओपन कोर्ट में डिलीवर किए जाएंगे। ओपन कोर्ट का मतलब है कि ऐसे कोर्ट जिसके अंदर जो केस से रिलेटेड पीपल हैं उनकी एंट्री अलाउड होगी। जनरल पब्लिक के लिए ओपन कोर्ट का मतलब होता है कि इट इज अलाउड फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के अंदर वो है जो उस केस से रिलेटेड लोग होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं। 11th इसके अंदर द कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो इंक्वायरी नहीं करेंगे इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम हाई कोर्ट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसके अंदर 9 फंक्शंस इंपॉर्टेंट मेंशन किए गए हैं। पहला तो वही है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो हाई कोर्ट है उसके पास सुप्रिटेंडेंस पावर होगी ऑफ ऑल द अदर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी स्टेट के अंदर। थर्ड है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो अनुवाद कर सकते हैं। एग्जामिन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है ये।
कि सेंटर और स्टेट दोनों के लॉज को चेक किया जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई केस पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट में और उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की जाती है टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाई कोर्ट जो है वो खुद भी डिस्पोज कर सकता है और या फिर डिटरमाइन करके क्वेश्चन ऑफ लॉ रिटर्न भी कर सकता है केस। स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है हाई कोर्ट्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। 8th के अंदर एनी मनी चार्ज बाय हाई कोर्ट बिकम पार्ट ऑफ सीएफएस, कोई भी अगर मनी चार्ज करेंगे अगर हाई कोर्ट तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पार्ट बनती है। और 9th के अंदर की हाई कोर्ट जो है उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैटर कंसर्निंग रेवेन्यू और कलेक्शन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले इनका जो ज्यूरिसडिक्शन था वही रहेगा और ये अब रेवेन्यू और उसके कलेक्शन के ऊपर भी जजमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो प्रोहिबिट होते हैं, ना तो प्लीड कर सकते ना एक्ट कर सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उनको कोर्ट्स जो है उसके अंदर ना तो प्लीड कर पाएंगे ना एक्ट कर पाएंगे इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो परमिशन ले ले प्रेसिडेंट की तो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें हाई कोर्ट के अंदर तो हम देखते हैं कि इनके लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शंस है कि ये भी प्रोहिबिट किए जाते हैं कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ या फिर अथॉरिटी के अंदर ना तो प्लीड कर सकते ना एक्ट कर सकते, पर इनको अलाउ किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं या हाई कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं या फिर प्लीड कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की बात करें तो जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस है अपने कोर्ट के अंदर प्लीड और एक्ट नहीं कर सकते, पर अदर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्लीड और एक्ट कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू बनाया गया था और ये कैलकाटा में बनाया गया था 1774 में, और इसके अंदर 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 1862 करीब करीब आप देख सकते हैं 100 साल बाद 73 से लेके 1874 से लेके 62, तो 1862 के अंदर बनाए जाते हैं 3 जगह बनाए जाते हैं कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट्स है जिसके अंदर जो 3 हाई कोर्ट तो ऐसे हैं जिनके अंदर ज्यूरिसडिक्शन है जिनका एक से ज्यादा स्टेट्स पे। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी बता सकता हूं कि जैसे आपका जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके वो कॉमन है दोनों के लिए, और जबकि जो दिल्ली है वो ऐसी एक इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का भी एक हाई कोर्ट है। तो सबसे हमने कंपेयर किया जो प्रोविजंस थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट हम पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर हम अगर बात करें हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ 2 काम कर सकती है लॉ के द्वारा, कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स को बढ़ा सकती है सुप्रीम कोर्ट के, और एम्पावर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि टू इशू रिट्स अदर देन फंडामेंटल राइट, कि जो रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसके सिवा भी ये रिट्स इशू कर पाए। अगर हम इसी के बारे में अगर हाई कोर्ट के अगर हम बारे में बात करें तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ 2 फंक्शन कर सकती है यहाँ पे भी। पहला तो है कि जो एक्सटेंड कर सकती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और टू एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो हम देखते हैं कि एक तो एक्सटेंड कर सकती है इनका ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का, या फिर एक्सक्लूड कर सकती है अगर हाई कोर्ट का कोई भी आप कह सकते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन था किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर तो वो हटा भी सकती है। सेकेंड है इसके अंदर कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट्स और 2 और मोर स्टेट्स इन अ यूनियन टेरिटरी। तो हमने देखा कि हमने पार्लियामेंट का रोल देख लिया। अगर हम प्रेसिडेंट का रोल देखें तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा रोल यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो है सारे फंक्शंस में मिलेगा, पर कोई अलग से कोई रोल नहीं है। पर अगर हम प्रेसिडेंट का रोल देखें हाई कोर्ट के लिए तो हम देखते हैं कि अगर जब भी कोई भी ट्रांसफर ऑफ जज होगा फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट तो प्रेसिडेंट
के थ्रू होगा और प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजीआई को, और जो सीजीआई है वो अपनी कोलिजियम के साथ कंसल्ट करेंगे। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ही करेंगे, मतलब ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो सीजीआई होंगे वो कंसल्ट करेंगे अपने कोलिजियम के साथ। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अब आजकल 4 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर हम पावर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट में, हम बात करें 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कि जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की वो दिल्ली में बैठती है और ऑथराइज किया जाता है सीजीआई को विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कि वो अदर प्लेसेस पे भी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सीजीआई और द जज और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सीजीआई, जो सीजीआई है या उनके द्वारा कोई भी अपॉइंटेड जज या ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर्स को और सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के। सेकेंड है इसके अंदर कि प्रिस्क्राइब कर सकता है कंडीशन ऑफ ऑफिस फॉर सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ही दे रखी है हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है या फिर उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड जज या ऑफिसर ऑथराइज कर सकता है क्या, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट और प्रिस्क्राइब कर सकता है कंडीशन ऑफ ऑफिस फॉर देम। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि रूल क्या होता है गवर्नर का सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो गवर्नर जो है वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए स्टेट के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक तो अब हम अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे एड ऑफ जज का और रिटायर्ड जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि अंदर कुछ इनके ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फिर हम वापस हाई कोर्ट पे चलेंगे और उसके अंदर देखेंगे हम कि किस तरह कुछ अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, लाइक एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जजेस, एडिशनल जज या रिटायर्ड जजेस का, और फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो है, व्हाट इज द पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जजेस एंड रिटायर्ड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एड ऑफ जज और रिटायर्ड जज जो है उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे सीजीआई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी तक एक तो हमने देखा था कि जो सीजीआई थे उनका काम था कि वो सर्वेंट्स और ऑफिसर थे उनका अपॉइंटमेंट कर रहे थे और उनके कंडीशन ऑफ ऑफिस को डिसाइड करवा रहे थे, और अब हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट भी कर रहे हैं वो एड ऑफ जजेस और रिटायर्ड जजेस का। तो अगर एड ऑफ जजेस की बात करें तो ये आर्टिकल 127 के अंदर मेंशन किया गया है, और रिटायर्ड जजेस जो है इनके लिए आर्टिकल 128 है। तो हम सबसे पहले एड ऑफ जजेस के बारे में पढ़ते हैं। CJI with prior recommendation of President will consult in writing to the concerned judge of High Court, duly qualified to be judge of Supreme Court, to act as an ad hoc judge for such period as may be necessary। तो हम देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रायर रिकमेंडेशन लेंगे प्रेसिडेंट की और कंसल्ट करेंगे जज ऑफ हाई कोर्ट से कि वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने फॉर द एड हॉक जज फॉर अ टाइम बी। इसके अंदर इनका अपॉइंटमेंट का कारण होता है कि लैक ऑफ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, अगर जो कोरम है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो पूरी नहीं हो पा रही। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी कि इनको प्रायोरिटाइज करना होगा और अटेंड करनी होगी मीटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और हम देखते हैं सेकंड है इसके अंदर की जो एड हॉक जजेस है उनके पास ज्यूरिसडिक्शन पावर्स और प्रिविलेजेस होंगी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सैलरीज और अलाउंसेस वही पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी। रिटायर्ड जजेस की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीजीआई विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये प्रायर कंसेंट लेंगे प्रेसिडेंट की, और किसी भी जज या तो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जो क्वालिफाइड हो टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको पूछ सकते हैं कि आप क्या जज बनना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। इनकी जो ड्यूटीज होंगी हम देखते हैं इसके अंदर इनको सारी पावर्स एंड प्रिविलेजेस दी जाएंगी, पर ये जज ऑफ दैट कोर्ट नहीं कहलाएंगे, और इनकी जो अलाउंसेस होंगे वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब हम ज्यूरिसडिक्शन पढ़ने से पहले कुछ फन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इन इंडिया
single integrated judicial system, the High Court operates below Supreme Court but above all subordinate courts. तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सबसे ऊपर हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट है और उनके नीचे हाई कोर्ट काम करते हैं और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं. द जुडिशरी इन स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां पे हाई कोर्ट होते हैं और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं. All the matters in the Supreme Court are decided by a bench of judges. एक बेंच डिसाइड करती है सारे जो मैटर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. अगर ये स्मॉलर बेंच है 2 या 3 जजेस की तो इसे बोला जाता है डिवीजन बेंच, और अगर लार्जर बेंच है 5 जजेस की या उससे ज्यादा की तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. ज्यादातर हम देखते हैं कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट हम देखते हैं डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इन 2020 से पहले जो हम देखते हैं डिसीजन, लाइक हम देखते हैं राम मंदिर का इशू हो, तो ये सारे जो जितने भी इश्यूज, या फिर हम देखते हैं ट्रिपल तलाक वाला इशू था, तो हम देखते हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही डिलीवर किया है. इसके अंदर है एक पॉइंट और इसके अंदर कि जो हाई कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उसके अंदर सिंगल जज भी डिसीजन देते हैं. फिर ओपन कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी जो डिसीजन आते हैं हमारे, या कह सकते हैं जितने भी एक सेकेंड, ओपन कोर्ट, जितने भी जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो डिलीवर किए जाते हैं ओपन कोर्ट में. हम ओपन कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडियन लीगल सिस्टम इज बिल्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट, which means that the proceedings are open to all members of the public but only a handful people allowed in the courtroom. ये सारे लोगों के लिए अलाउड होता है पर कुछ हैंडफुल पीपल ही अलाउड होते हैं. अब हमने देखा था कि हम लॉ का जो था वो अवलोकन कर पा रहे थे, मतलब वो चेक कर पा रहे थे लॉज को, या तो वो खुद के जजमेंट्स के द्वारा बनाए गए हो या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस के द्वारा बनाए गए हो. तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. तो judicial review is the power of the Supreme Court and the High Court to examine the constitutionality of the legislative actions and executive orders of both central and the state governments. On examination, if found ultra vires, that means violation of the Constitution, can be declared null and void by the Supreme Court. There are 3 grounds on which judicial review can be done. कह सकते हैं constitutional amendments, legislative and executive acts. और जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है. तो ये थे कुछ फन फैक्ट्स. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 4 तरह की ज्यूरिसडिक्शन होती है: ओरिजिनल, अपीलेट, रिट एंड एडवाइजरी. तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये आर्टिकल 131 में मेंशन किया गया है. अपीलेट की बात करें तो आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक है. जो हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, और जो हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है ये है आर्टिकल 143 में. तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है. यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किया जाता है बिटवीन द यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन. इसके अंदर हम देखते हैं इंडियन फेडरेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट्स या फिर 2 और 2 से ज्यादा स्टेट या फिर स्टेट्स के बीच के अंदर कोई भी अगर इशू आता है तो उसके लिए किया जाता है. इन फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन. जो फेडरल डिस्प्यूट है चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में हो या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हो, उसके अंदर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ही है. Dispute must involve question of existence of legal right and questions of political nature are excluded. तो यहाँ पे कोई अगर पॉलिटिकल नेचर का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो एड्रेस नहीं किया जाएगा, पर अगर कोई लीगल राइट है तो उसको एड्रेस किया जाएगा. और इसके अंदर 4 एक्सक्लूजन भी है और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. एनी सूट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट. अगर कोई भी सूट फाइल कर देते हैं प्राइवेट सिटीजन तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में. अगर कोई ट्रीटी की जाती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इसके अंदर हम देखेंगे कि एंटरटेन नहीं की जाएगी. पर ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा ये है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसमें बात की जाएगी. थर्ड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. जो स्टेट्स हैं उनके बीच में काफी बड़ा इशू है वाटर के शेयरिंग के लेके, तो इसके लिए भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन काम नहीं करता. इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि जो
इंटर स्टेट वाटर का जो डिस्प्यूट है ये किस तरह सॉल्व किया जाता है। फोर्थ है मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, कि अगर फाइनेंस कमीशन है, अगर वो जो भी उनके डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स के बारे में जो भी बात करते हैं तो उसके लिए भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन काम नहीं करता। सेकंड है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील and hears appeals against the judgments of lower courts and any judgment, decree or final order of high court whether in civil, criminal or other proceedings। तो हम देखते हैं कि एक प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, और कोई भी जजमेंट जो लोअर कोर्ट के आते हैं तो उनको सुनता है ये। अगर इसके जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपील सुनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल की अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट है अगर वो सर्टिफाई कर देता है कि कोई केस के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुनता है। इसमें देखते हैं कि हम हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद ही आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर क्रिमिनल केस है जिसके अंदर हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दिया है, मतलब फांसी की सजा दी है, या इम्प्रिजनमेंट दिया है 10 साल से ज्यादा या फिर लाइफ का, तो उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। फिर रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर हम बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं इन द फंडामेंटल राइट्स के अंदर, यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट किया जाता है बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए हाई कोर्ट को भी एम्पावर किया गया है कि वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स फॉर द अदर पर्पस ऑल्सो, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ। हमारा इसके अंदर फोर्थ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट व्हेन नीड ऑफ द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि प्रेसिडेंट को कभी एडवाइस की जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस है इसके अंदर कि मैटर जो हो सकते हैं उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है, और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो सकता है कि कोई मैटर है जिसके अंदर पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की गई है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है। सेकंड है इसके अंदर डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले अगर कोई ट्रीटी की गई थी उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उसके क्वेश्चंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। तो अगर हम केस 1 की बात करें जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की गई थी, तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को कि वो एडवाइस दे ही दे, और अगर एडवाइस दे देते हैं तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं होगा प्रेसिडेंट पे कि वो एडवाइस माने ही माने। अगर सेकंड जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की बात थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्लिगेटरी होगा कि उन्हें एडवाइस देनी ही पड़ेगी, पर ऑब्लिगेटरी नहीं होगा प्रेसिडेंट पे कि वो एडवाइस माने। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, स्पेशल लीव पिटीशन एंड रिव्यू पिटीशन। तो हम देखते हैं कि हमने काफी बार सुना है ये नाम PIL, SLP और रिव्यू पिटीशन। तो सबसे पहले हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर लेते हैं। ये रिट जुरिस्डिक्शन का ही एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आप। तो जो हमारा PIL है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, इन इंडिया अ PIL is usually a writ petition filed before the either one of the high courts or the Supreme Court, where the writ applicant do not have a direct personal interest in the subject matter raised to such petition। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि एज अ रिट फाइल किया जाता है, उसके अंदर हेबियस कॉर्पस एब्सेंट होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में फाइल की जा सकती है ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन। These litigation generally meant to correct a wrong committed towards the जनरल पब्लिक बाय द स्टेट और वन ऑफ इट्स आर्म। तो हम देखते हैं कोई भी स्टेट के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो या पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो या लोकल बॉडीज हो, अगर किसी के द्वारा भी कोई रॉन्ग एक्शन कमिट किया जाता है अगेंस्ट द सिटीजन, तो उस केस में PIL फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन कोई भी। ज्यादातर ये लॉयर्स होते हैं या फिर हम देखते हैं NGOs, ये फाइल करते हैं PIL फॉर कॉमन गुड। उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल लीव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन, ये दोनों ही अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। तो जो स्पेशल लीव पिटीशन है आर्टिकल 136 के अंदर मेंशन की गई है।
तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी अपील या जजमेंट जो लोअर कोर्ट से आ रही है फॉर द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। सेकेंड है इसके अंदर it is exercised only when all the usual appeals are exhausted and when there is substantial question of law involved. However, an SLP can be filed before the Supreme Court and two based on a certificate issued by the High Court which had given the original order. तो हम देखते हैं कि जो SLP जो फाइल की जाती है जब की जाती है जब सारे जो रिजॉर्ट्स हैं या सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं और ये एप्लीकेबल नहीं होती आर्म फोर्सेस के लिए। फिर अगर हम रिव्यू पिटीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 137, आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन थी, फिर 137 में रिव्यू पिटीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है रिव्यू पिटीशन। अगर हम इसके अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास और पावर होती है कि वो अपने रिव्यू कर सकता है खुद के जजमेंट जो उसने खुद ने प्रोनाउंस किए हैं। ये ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो उसके लिए जो कोर्ट होते हैं वो कोई भी जजमेंट या रिव्यू दे सकते हैं उन ऑर्डर्स के लिए। और इसमें क्या होता है ज्यादातर, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अगर उनको लॉ के ऊपर लगता है कुछ इशू है तो उसके ऊपर वो जजमेंट देते हैं आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद ऐसा होता है कि अगर उसके खिलाफ एंगर आ जाता है उस जजमेंट के खिलाफ तो जो पार्लियामेंट है वो वापस सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि प्लीज आप अपना जो जजमेंट है जो आपने प्रोनाउंस किया है उसको आप रिकंसिडर करें। तो ये आता है रिव्यू पिटीशन, और ये रिव्यू पिटीशन जो है रूल्स ऑफ कोर्ट के लिए भी अलाउड होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने अपॉइंटमेंट्स और ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के देखा, उसके अंदर हम हाई कोर्ट के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, What are the provisions of acting chief justice, acting judges, additional judges and retired judges and high court? तो हम देखते हैं इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस को या एक्टिंग जजेस को या एडिशनल जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट पीरियड जो अगर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है यहाँ पे, पर ये होल्ड कर सकते हैं पोस्ट 62 ईयर्स तक। और यहाँ पे कंडीशन जो है कि जब ऑफिस ऑफ द जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो वैकेंट हो, एब्सेंट हो या अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज हो। एक्टिंग जजेस की बात करें तो यहाँ पे जब तक कर सकते हैं कि जब तक वो जज जो है हाई कोर्ट के वो अपनी ड्यूटीज रिज्यूम न कर ले वापस। यहाँ पे भी 62 ईयर्स का क्लॉज दिया हुआ है, केसेस के अंदर सेम ही है। और यहाँ पे सैलरीज डिसाइड करते हैं एक्टिंग जजेस के लिए पार्लियामेंट्री बाय लॉ, और इनको सारी प्रिविलेजेस पावर्स मिलती है और ये जज ऑफ हाई कोर्ट भी कहलाते हैं। एडिशनल जजेस की बात करें तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे हैं, 2 साल का पीरियड है, 62 ईयर्स की एज है। ये ज्यादातर जब किए जाते हैं एडिशनल जजेस जब टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट या पेंडेंसी ऑफ वर्क बढ़ जाती है। यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डिसाइड करती है इनकी सैलरीज, और इनके पास भी पावर्स और प्रिविलेजेस वही होती है जो जज ऑफ हाई कोर्ट होती है। उसके बाद अगर हम रिटायर्ड जजेस की बात करें तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लेते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को, जो टेम्पररी पीरियड के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो सैलरीज होंगी वो हम देखते हैं प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे इनको पावर्स और प्रिविलेजेस दी जाती हैं, पर ये जज ऑफ हाई कोर्ट काउंट नहीं होते। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर हम हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 होते हैं, ओरिजिनल, अपीलेट एंड रिट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय द वे ऑफ अपील। तो हम देखते हैं कि सीधा आप इस पर डिस्प्यूट पे आप सीधा जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। जो डिस्प्यूट्स है इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, या तो कोई भी मैरिज हो, डिवोर्स हो या विल हो या कंपनी लॉज हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। सेकंड है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी इलेक्शन के ऊपर कोई भी इशू आता है तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है इसके अंदर। तीसरा है इसके अंदर रेवेन्यू और कलेक्शन मैटर, कोई भी रेवेन्यू के बारे में इशू है तो भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या सिविल ज्यूरिसडिक्शन हो 4 हाई कोर्ट का, जिसके अंदर है कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट होता है वो प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील होता है और ये अपील सुनता है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द
सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस अलाउड होते हैं। अगर सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस के अंदर व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और व्हेन अमाउंट एक्सीड्स द स्टाइपुलेटेड लिमिट, अगर लिमिट से ज्यादा हो रहा है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है तो सिविल मैटर आ जाते हैं इनके पास, या कोई भी जजमेंट हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, एडिशनल कोर्ट का, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिब्यूनल का जजमेंट हो, वो भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू हाई कोर्ट देख सकता है। या फिर क्रिमिनल मैटर्स हो जिसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट, मतलब या तो डेथ की सजा दी गई हो या फिर इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो 7 साल या उससे 7 साल से ज्यादा का, वहां पे हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप अपील कर सकते हो कैपिटल पनिशमेंट था और इम्प्रिजनमेंट था 10 साल से ज्यादा का। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। रिस्क ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हम बात कर चुके हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कि यहाँ पे पावर होती है हाई कोर्ट की कि वो रिट इशू कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन, अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट का वो बड़ा वो फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्करेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, पर जो हाई कोर्ट होता है उसके वो जो है अदर लीगल मैटर्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है। अब हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। तो हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर देखते हैं एक तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और जो पर्सन होते हैं जुडिशियल सर्विस के अंदर, मतलब अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हम देख रहे हैं पहली बार कंसल्टेशन ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी नहीं लेनी पड़ती, यहाँ पे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी कंसल्टेशन जरूरी हो जाती है जब डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पोस्टिंग और प्रमोशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी जो गवर्नर होते हैं कंसल्टेशन लेते हैं हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस की ज्यादातर ली जाती है। अगर अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे और यहाँ पे कंसल्टेशन की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो SPSC होती है उनकी भी आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। अगर इनकी पोस्टिंग और प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो खुद ही अपने आप इनकी पोस्टिंग और प्रमोशन देख लेता है, यहाँ पे गवर्नर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये सेम होती है। सेम क्या होती है इसके अंदर, अगर किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है आपको तो वो एडवोकेट या प्लीडर होने चाहिए 7 साल के लिए कम से कम। और दूसरा इसके अंदर की रिकमेंडेशन दे, इसके अंदर रिकमेंडेशन दे हाई कोर्ट फॉर इट्स अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसी भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में भी नहीं होने चाहिए। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो तो गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन कैन मेक रूल्स, change or amend the existing rules for the certain classes of magistrates and persons in judicial service। तो कुछ क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट और पर्सन जो होते हैं जुडिशियल सर्विस उनके लिए प्रोविजंस बना सकते हैं गवर्नर। अब हम देखते हैं जजेस और मजिस्ट्रेट के बीच में फर्क क्या होता है। तो जो जजेस होते हैं वो लार्जर केस को हैंडल करते हैं और उनके पास ज्यादा पावर होती है देना मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो नोन हैज द पावर ऑफ मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मोस्ट ऑफ देम हैंडल ओनली माइनर ऑफेंसेस। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ज्यादा काम करते हैं और माइनर ऑफेंसेस को ही टैकल करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट की तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे मेंशन नहीं किया गया हुआ है। दो द स्ट्रक्चर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इज लेड डाउन बाय द स्टेट्स हेंस डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनके नीचे सब ऑर्डिनेट जज होते हैं, मुंसिफ होते हैं और इनके नीचे भी कुछ स्मॉलर कोर्ट होती है लाइक लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स और ग्राम न्यायालय। अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है वो सेशन जज संभालते हैं, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द टर्म्स नालसा एंड लोक अदालत।
अगर हम नालसा की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड competent legal services to the weaker section of the society and ensure justice to all. This implementation is constituted as per the provision in DPSP Article 39A of the Constitution. हम देखते हैं यहाँ पे कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है वीकर सेक्शन को नालसा, और ये हमारे डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 39A है उसके अंदर मेंशन किया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो पीपल है जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, जो मेंबर्स हैं एससी या एसटी के कम्युनिटी के, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, कोई पर्सन है जो कस्टडी के अंदर है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, या कोई भी विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या बेगार के, उनके लिए नालसा फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है। उसके बाद अगर हम लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, और ये फोरम होता है जहाँ पे जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग होते हैं किसी कोर्ट के अंदर या प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं, मतलब अभी तक कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किए जाते, वो एमिकेबल मैनर के अंदर सॉल्व कराए जाते हैं और एक गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये वे प्रोवाइड कराते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रीएड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। तो हम देखते हैं कि टू नेशनल लोक अदालत के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले टू डील विद केसेस पर्टेनिंग टू मैट्रिमोनियल, लैंड एक्विजिशन, बैंक रिकवरी और पेंशन के लिए लोक अदालत बनाई जाती है। इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त हो चुका है। इसके अंदर जो प्रोविजंस होते हैं, इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज संभालते हैं, या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर जो रैंक के हो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज के, वो संभालते हैं, और 2 पर्सन और होते हैं जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर। नेशनल लेवल लोक अदालत आर हेल्ड for at regular intervals where on a single day lok adalats are held throughout the country in all the courts right from the Supreme Court till the तालुक level। तो हम देखते हैं इसके अंदर नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे कंट्री के अंदर। कुछ टाइम पहले केस आया था कि जब हमने देखा था कि जब कुछ अमेंडमेंट किया गया था व्हीकल्स एक्ट के अंदर तो काफी सारे चालान कटे थे, तो उसके अंदर दिल्ली के अंदर लोक अदालत बनाई गई थी, 1 दिन के लिए लगाई गई थी, और उसके अंदर काफी सारे केसेस को मतलब उनके ऊपर जजमेंट दे दिया गया था फटाफट से। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई कोर्ट फीस नहीं होती और स्पीडी ट्रायल होता है और फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, और डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है ऑल पार्टीज के ऊपर, और कोई भी इसमें आप अपील नहीं कर सकते अदर कोर्ट में, इनका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। जो लोक अदालत होते हैं ये गाइडेड होते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। परमानेंट लोक अदालत की बात करें तो यहाँ पे जो ये परमानेंट लोक अदालत है ये इनके बनाया गया था अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, और इसको इनके पास भी हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी स्टेटस है बाय द अमेंडिंग ऑफ 1987 एक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ ग्राम न्यायालय एंड फैमिली कोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि ग्राम न्यायालय और फैमिली कोर्ट्स क्या होते हैं। तो अगर हम ग्राम न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये पुअर और डिसएडवांटेजेस ग्रुप को स्ट्रेंथन करते हैं और ये जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं एट द सबसे आप कह सकते हैं लोएस्ट लेवल। और ये एक्ट पास किया गया था 2008 में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। इसको एस्टेब्लिश करती है सेंटर, इसकी कॉस्ट जो बियर करती है वो सेंटर करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एस्टेब्लिश कर दें इन द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अगर इसकी प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद हम बात करें तो ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं मोबाइल कोर्ट की तरह काम करते हैं कि एक इनकी जो सीट होती है इंटरमीडिएट पंचायत में होती है और ये फिर विलेजेस टू विलेजेस जाते हैं। इनके पास बहुत पावर होती है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की, और ये पर गाइडेड होते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर इनकी अपील की बात करें अगेंस्ट दिस जजमेंट तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करती है, और जो सिविल और सेशन कोर्ट्स हैं और इसके अंदर जो इनकी जो अगर कोई अपील करता है तो 6 महीने के अंदर वो कोर्ट इसको डिस्पोज कर देना चाहिए, 6 मंथ के अंदर। अगर फैमिली कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करता है कंसिलिएशन स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स, जो मैरिज और फैमिली अफेयर्स के लिए बनाई गई थी, और ये भी एक स्टैट्यूटरी पोजीशन इसको मिली हुई है।
और इसमें एक्ट के अंदर कहा गया है कि ये 1984 में पास किया गया था कि कोई भी सिटी या टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे फैमिली कोड बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करती है इन द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब हमारे इस चैप्टर का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द जजेस एंड सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की, तो हम देखते हैं कि 1993 से ये फाइनल हो गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजीआई। ये सेकंड जजेस केस आया था 1993 में, उसके अंदर ये फाइनल कर दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो ही अपॉइंट किए जाएंगे एज द सीजीआई बाय द प्रेसिडेंट। अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो जो फर्स्ट जजेस केस आया था उसके अंदर जो सीजीआई की एडवाइस थी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस वो बाइंडिंग नहीं थी। पर जो सेकंड जजेस केस आया उसके अंदर जो सीजीआई की एडवाइस लेना बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर, कि जो प्रेसिडेंट है अगर किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के अगर उनको अपॉइंट करते हैं तो उसपे सीजीआई की एडवाइस लेनी ही होगी और वो फाइनल होगी एडवाइस। और इसमें जो सीजीआई होंगे वो दो जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनसे भी बात करेंगे। पर इसके अंदर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड जजेस केस आया, उसके अंदर जो सीजीआई की एडवाइस तो बाइंडिंग रखी उन्होंने, और यहाँ पे ये भी कर दिया कि जो सीजीआई होंगे वो कंसल्ट करेंगे कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो अब फाइनल ये हो गया कि अगर अपॉइंटमेंट अगर आपको करना है जजेस का सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे सीजीआई की, जो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि कंपल्शन ही होता है, और जो सीजीआई होंगे वो खुद भी कंसल्ट करेंगे विद द सीनियर मोस्ट जजेस, और जिसे कोलिजियम सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद हम फोर्थ जजेस केस की अगर हम बात करें तो 2015 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन या न्यू बॉडी बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हम कह सकते हैं एनजेएसी। ये रिप्लेस कर रहा था कोलिजियम सिस्टम को। तो 2015 के अंदर, और ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2014 के अंदर, तो 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या एनजेसी एक्ट है ये वॉइड हो जाता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन रहेगी, और जो अर्लियर कोलिजियम सिस्टम है वो वापस ऑपरेटिव हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा और सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।